रमा जब कंडे बेच करके घर आई तो उन्हें घर आते ही अपने पति का पत्र मिला। तो एक पड़ोसी को बुलवाया, भैया ये मेरा पत्र आया है, मेरे साहब का जरा पढ़ो से क्या आया है इसमें। वो पत्र फाड़ करके पढ़ा, घर में बीमार बेटी है। एक व्यक्ति पत्र पढ़ रहा, रमा सुन रही है, क्या लिखा है। हे रमा, मैं विदेश में हूं और मैं ठीक से रह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम भी अच्छे से घर पे होंगी। लेकिन रमा एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में खर्च हो गए हैं और मेरे पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। रमा मैं विदेश में हूं, मैं किसी से मांग नहीं सकता। अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके रमा भेज दो, वरना मेरी पढ़ाई, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जब रमा के आंखों के सामने पत्र पढ़ा जा रहा था और शब्द कानों को छू रहे थे, रमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक झलक रमा अपनी बीमार बेटी पे डालती है और एक नजर माता रमाबाई पत्र पर डालती है। आंखों में आंसू भर भर के माता रमाबाई रोने लगी। और रोने लगी, क्यों रोने लगी माता रमाई? इसलिए क्योंकि रमा ने मेहनत मजदूरी करके थोड़े से पैसे इकट्ठे किए हैं। रमा सोच रही है इन पैसों से पहले बेटी का इलाज करवाऊं कि इन पैसों को पति की पढ़ाई के लिए भेज दूं। अगर ये पैसे मैंने बेटी के इलाज में लगा दिए तो मेरे पति की पढ़ाई रुक जाएगी, और यदि ये पैसे मैंने पति की पढ़ाई के लिए भेज दिए और मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ तो मेरी बीमार बेटी मर जाएगी। अब कोई तो बताए मुझे, मैं क्या करूं? मैं पहले अपनी बेटी बचाऊं कि पति की पढ़ाई कराऊं? कोई तो बताओ मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये घड़ी तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो क्या करेगी कोई माँ? हर माँ पहले अपनी बेटी ही बचाएगी। लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया। रमा ने सारे पैसे इकट्ठे किए और पति को भेजने का मन बना लिया। क्यों? रमा जानती थी कि यदि आज मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ तो एक बेटी मरेगी आज मेरी, और यदि मेरे साहब की पढ़ाई रुक गई तो भारत में कितनी बेटियां मर जाएंगी, फिर इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। तो एक बेटी मरे तो मर जाए, मैं एक बेटी के पीछे तमाम करोड़ों बेटियों को बलिदान नहीं कर सकती। तो माता रमाबाई ने सारे पैसे इकट्ठे किए, पहले अपनी पति की पढ़ाई के लिए सारे पैसे भेज दिए, और जब बीमार बेटी इंदु का इलाज नहीं हुआ तो रमा की बेटी इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। जब बेटी ने दम तोड़ दिया तो रमा चीख करके अपनी बेटी को गोदी में लेकर के रोने लगी, तड़पने लगी। रमा, तब मेरा समाज के लोगों से कहना है, रमा चाहती तो बचा लेती अपनी बेटी को, लेकिन रमा चाहती थी कि साहब पढ़ करके आएंगे तो भारत में तमाम बेटियों को अच्छी जिंदगी जीने का मौका देंगे, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को बलिदान कर दिया और आपकी बेटियों को बचा लिया। तब मेरा कहना है, आज बाबा साहब की बेटी तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन बाबा साहब अपनी पढ़ाई को पूरा करके जब भारत लौट करके आए, घर आए, तो क्या हुआ? बाबा साहब जब पढ़ाई पूरी करके घर लौटे तो उन्हें बेटी नहीं मिली घर में। बहुत दुख हुआ बाबा साहब को, लेकिन आते ही बाबा साहब को नौकरी मिली। तो रमा सोच रही थी, मेरे पति आएंगे, नौकरी करेंगे, अच्छी साड़ी मिलेगी पहनने को, अच्छा भोजन मिलेगा खाने को, मैं अपने 3 बच्चों का दुख भूल जाऊंगी। बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी के लिए गए, गुजरात के वडोदरा में बाबा साहब नौकरी के लिए गए। बाबा साहब ने मात्र 10 दिन नौकरी की। पहले तो बाबा साहब को किराए का कमरा नहीं मिला जाति की वजह से, तो पारसियों की धर्मशाला में बाबा साहब रुके। जब ऑफिस जाते थे बाबा साहब ड्यूटी के लिए
तो बाबा साहब के कुर्सी मेज कोने में पटक दिए जाते थे। बाबा साहब जब ऑफिस से बाहर आते थे तो पूरी ऑफिस को गौमूत्र से धुलवाया जाता था। अगर चपरासी फाइल लेकर के आता भी था तो दरवाजे के अंदर नहीं जाता था, फेंक करके फाइल देता था। बाबा साहब फाइल को पढ़ते, सिग्नेचर करते, वो भी फेंक के देते, लेकिन वो हाथ नहीं लगाता। पहले गौमूत्र छिड़क के शुद्ध करता, तब फाइल को शुद्ध करके हाथ लगाता। बाबा साहब जो ऑफिस से बाहर जाते तो पूरी ऑफिस को धुलवाया जाता था गौमूत्र से। 10 दिन गुजारे बाबा साहब ने ऐसे, और 11वें दिन लोगों को पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर धर्मशाला में रुकते हैं। तो कुछ लोग लाठी डंडे लेकर के आए और बाबा साहब का सामान रात में ही उठा के फेंक दिया। अरे डॉक्टर अंबेडकर, तुमने धर्मशाला को अपवित्र कर दिया, तुमने इसको दूषित कर दिया। बाबा साहब ने कहा मुझे आज की रात रुक जाने दो, मैं कल दूसरी जगह अपना सामान शिफ्ट कर लूंगा, लेकिन आज रुक जाने दो मुझे। उन्होंने एक नहीं मानी, बाबा साहब का सामान फेंक दिया। उसी रात बाबा साहब अम्बेडकर ने कसम उठाई कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। मैं जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई अधिकारी हूं तब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जातिवाद का, तो मेरी समाज के साथ क्या क्या करेंगे ये लोग। बाबा साहब ने कहा आज के बाद मैं अपना पूरा जीवन अपनी समाज के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए लगाऊंगा। अगर मैं अपनी समाज को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा पाया तो मैं खुद अपने आप को गोली मार करके हत्या कर लूंगा। ये बाबा साहब ने तुम्हारे लिए संकल्प ले लिया। जब उनकी पत्नी को पता लगा कि बाबा साहब नौकरी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, जब बाबा साहब ने मना कर दिया मैं नौकरी नहीं करूंगा, समाज सेवा करूंगा, तो उनकी पत्नी ने अपने आप को समझा लिया, साहब जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बाबा साहब जब नौकरी नहीं किए तो परिवार बाबा साहब को चलाना था, रोजी रोटी के लिए जरूरत थी पैसों की, तो क्या किया बाबा साहब ने सुनो। जब वकालत करने लगे, कोर्ट में जाने लगे, तो पूरा पूरा दिन माताओं बहनों बैठे रहते थे अपने बस्ते पर। कोई भी दुजायती केस लेकर के नहीं आता था। 1-1 रुपए के लिए बाबा साहब मोहताज हो गए। परिवार कैसे चले? उन्हीं गरीबी के दिनों में, गर्दिश के दिनों में माता रमाबाई की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। एक बेटे ने जन्म लिया तो बाबा साहब के घर में जब बेटा आया तो बाबा साहब ने अपने बेटे का नाम रखा राजरतन। क्या रखा? राजरतन। इतना प्यारा बेटा था बाबा साहब का राजरतन। गोदी में लेकर के बाबा साहब अपने बेटे को लाड़ करते थे, प्यार करते थे। अपनी पत्नी को कहते थे, सुनो रमा, ये मेरा बेटा राजरतन देश की गद्दी पर राज करेगा। तो रमा बड़ी खुश हो जाती थी। होनहार प्यारा बेटा, सबसे प्रिय बेटा था बाबा साहब का। और बाबा साहब अपनी किताब में खुद लिखते हैं, बाबा साहब का बेटा राजरतन 10 महीने का हो गया। बड़े दुख भरी कहानी।